अध्याय 19 दिल्ली सल्तनत का विघटन 1414 से 1526 ईस्वी अर्थात डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। सिकंदर लोदी वंश का महानतम सुल्तान था। मध्यकालीन इतिहासकारों ने उसके चरित्र की अतिशय प्रशंसा इस प्रकार की है कि वो बहुत ही योग्य, न्यायप्रिय, उदार तथा ईश्वर से डरने वाला सुल्तान था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल। दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 1। सिकंदर लोदी की सफलताओं व चरित्र का मूल्यांकन करिए। 2003 के IKF, KJ, 2005 IZ, 2006 HS। अथवा सिकंदर लोदी धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब का अग्रगामी था, समीक्षा कीजिए। अथवा सिकंदर लोदी सल्तनत काल का अंतिम योग्य सुल्तान था, इस कथन की विवेचना उसके कार्यों के आधार पर कीजिए। अथवा सिकंदर लोदी अपने वंश का योग्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था, इस कथन की विवेचना कीजिए। 2008 IU, 2011 IE। उत्तर सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई थी। उसके निधन के पश्चात उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। एक दल बहलोल लोदी के तीसरे लड़के निजाम खां को सुल्तान बनाना चाहता था और दूसरे दल का समर्थन बहलोल लोदी के पुत्र बरबक शाह को प्राप्त था, जो जौनपुर का शासक था। इस संघर्ष में निजाम खां के समर्थकों को सफलता मिली और उन्होंने निजाम खां को सिकंदर शाह के नाम से 1489 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। शासनकाल की मुख्य घटनाएं, सिकंदर लोदी के कार्य अथवा उसकी सफलताएं। नंबर 1, आलम खां का दमन। आलम खां सिकंदर शाह लोदी का चाचा था। वो सिंहासन प्राप्ति के लिए सिकंदर लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। उसने सिकंदर शाह के शत्रु ईसा खां से गठबंधन कर लिया, क्योंकि ईसा खां भी अपने को दिल्ली की गद्दी का दावेदार समझता था। ईसा खां, बहलोल का चचेरा भाई, ने निजाम खां की माता से अशिष्टतापूर्ण शब्दों में कहा भी था कि सुनार की पुत्री का पुत्र सुल्तान के पद के योग्य नहीं है। सिकंदर ने इन दोनों शत्रुओं को हटाने के लिए एक चाल चली थी। उसने इटावा की सूबेदारी देकर आलम खां को अपनी ओर मिला लिया और ईसा खां को युद्ध में पराजित कर दिया। ईसा खां अपनी पराजय से निराश होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। नंबर 2, आजम हुमायूं का दमन। आजम हुमायूं भी सिकंदर शाह का भतीजा होने के नाते अपने को गद्दी का अधिकारी समझता था और सिकंदर शाह के विरुद्ध षड्यंत्र कराने में लगा हुआ था। सिकंदर लोदी ने उसको हराकर अपने रास्ते से हटा दिया और आजम हुमायूं के राज्य कालपी पर अधिकार कर लिया। नंबर 3, तातार खां का दमन। सिकंदर शाह ने अपने विरोधी झालरा खां की ओर भी ध्यान दिया और उसको भी युद्ध में पराजित किया। बाद में उसने उसकी जागीर उसे वापस कर दी। नंबर 4, जौनपुर की समस्या का अंत। जौनपुर की समस्या बहलोल लोदी के समय में भी परेशान करने वाली थी। उसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित करके उसके स्थान पर अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का शासक बनाया था। सिकंदर ने बारबक शाह से संधि करके जौनपुर की समस्या को हल करना चाहा, किंतु जौनपुर के अपदस्थ शासक हुसैन शाह ने बारबक शाह को भड़काकर दोनों भाइयों की सेना को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पृष्ठ संख्या 223। सिकंदर शाह ने बारबक शाह को पराजित कर दिया और भाई होने के नाते उसे क्षमा करके पुनः जौनपुर का शासक बना रहने दिया। कालांतर में हुसैन शाह ने उस पर फिर अपना हाथ रख दिया और उसने फिर विद्रोह कर दिया। इस बार सिकंदर लोदी ने उसको बंदी बना लिया और जौनपुर में अपना आधिपत्य करके वहां की व्यवस्था स्वयं करनी आरंभ कर दी थी। नंबर 5, आंतरिक शांति के उपाय। सुल्तान सिकंदर लोदी अत्यंत ईमानदार और एक कठोर शासक था। उसने उन लोगों को कठोर दंड दिया था जो सरकारी हिसाब किताब में भ्रष्टाचार के दोषी थे। उसने गुप्तचरों की सहायता से अमीरों पर भी कठोर नियंत्रण रखा। उसने जन कल्याण की अनेक योजनाएं बनाई और आवश्यकता की सभी वस्तुओं के भाव सस्ते करवा दिए। सिकंदर लोदी साम्राज्य में होने वाली छोटी से छोटी घटना का भी पता रखता था। नंबर 6, हिंदुओं पर अत्याचार। सिकंदर लोदी कट्टर मुसलमान था। उसने हिंदुओं को यमुना के घाटों पर स्नान करने से रोक दिया था। सुल्तान ने अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय उस समय दिया था जबकि उसने नगरकोट में ज्वाला देवी के मंदिर की पवित्र मूर्ति को तोड़ दिया था और उसके टुकड़े टुकड़े करके कसाईयों में बांट दिए थे, जिन्हें कसाई मांस तौलने में बांट के रूप में प्रयोग करते थे। सिकंदर लोदी की इस धार्मिक कट्टरता के कारण यह कहा जाता है कि सिकंदर लोदी धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब का अग्रगामी था। नंबर 7, साम्राज्य विस्तार। सुल्तान सिकंदर लोदी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के लिए निम्नलिखित स्थानों पर आक्रमण किए। रोमन नंबर 1, बिहार अभियान। जौनपुर का भूतपूर्व शासक हुसैन शाह अभी भी सुल्तान के विरुद्ध बिहार के जमींदारों को भड़का रहा था। जमींदारों के नेता भीम को हुसैन शाह सहायता दे रहा था। सुल्तान ने राजा भीम पर आक्रमण कर दिया। उसने हुसैन शाह तथा भीम दोनों को ही पराजित करके बिहार को दिल्ली सल्तनत में ले लिया।
रोमन नंबर 2 बंगाल की संधि। बंगाल में अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन था। बिहार में सुल्तान सिकंदर शाह की बढ़ती हुई शक्ति से वो भयभीत हो गया था। उसने अपने पुत्र दानियाल की अध्यक्षता में एक सेना दिल्ली की शक्ति में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए भेज दी थी। सिकंदर शाह लोदी ने बिना आक्रमण किए बंगाल के शासक से संधि कर ली। दोनों ने एक दूसरे को संकटकाल में सहायता देने का वचन दिया। साथ ही बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सुल्तान सिकंदर शाह को यह आश्वासन भी दिया कि वो सुल्तान के विरोधियों को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। रोमन नंबर 3 अन्य अभियान। सुल्तान सिकंदर शाह ने अपने साम्राज्य विस्तार के अभियान में 1502 ईस्वी में धौलपुर, 1504 ईस्वी में आगरा आदि स्थानों पर अपना प्रभुत्व जमाया। 1510 ईस्वी में सिकंदर शाह ने नागौर में विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ा ली। इसके अतिरिक्त सिकंदर शाह ने मंदैला, उतगिरी, नरवर और चंदेरी पर भी अपना अधिकार कर लिया था। सिकंदर लोदी का मूल्यांकन। सुल्तान लोदी ने अपने शासनकाल में अमीरों का दमन किया। गुप्तचरों की सफल व्यवस्था करके उसने देश में सुख व शांति की स्थापना की। इसके अतिरिक्त बिहार व जौनपुर की समस्याओं का अंत करके सिकंदर शाह ने अपने साम्राज्य में शांति स्थापना की थी। इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है, सिकंदर ने प्रशासन में अनुशासन ला दिया। सुल्तान तथा राजा का सम्मान जो उत्तरकालीन तुगलकों के समय में नष्ट हो गया था, सिकंदर ने पुनः स्थापित कर दिया था। इसके अतिरिक्त वो एक कुशल सेनापति भी था। सिकंदर शाह की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि सुल्तान सिकंदर का न्याय इतना महान था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ कठोरता से देख भी नहीं सकता था। दयालु तथा लोकप्रिय होते हुए भी सुल्तान में धार्मिक कट्टरता का दोष था। इस संबंध में प्रोफेसर S.R. शर्मा ने लिखा है, सैनिक यात्राओं के दौर में जब कभी भी संभव हो सकता था, हिंदू मंदिरों को अपवित्र करना तथा तोड़ना उसका नित्य कर्म बन गया था। पृष्ठ संख्या 224। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने सिकंदर लोदी के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, सिकंदर लोदी लोदी वंश का महानतम सुल्तान था। मध्यकालीन इतिहासकारों ने उसके चरित्र की अतिशय प्रशंसा इस प्रकार की है कि बहुत ही योग्य, न्यायप्रिय, उदार तथा ईश्वर से डरने वाला सुल्तान था। प्रश्न संख्या 2। इब्राहिम लोदी की नीति का परीक्षण कीजिए। पानीपत के युद्ध में उसकी हार के क्या कारण थे? उत्तर, इब्राहिम लोदी की नीति। लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की स्वेच्छाचारी नीति तथा निरंकुश प्रवृत्ति के कारण अफगान अमीरों में भारी क्षोभ और असंतोष उत्पन्न हो गया। उसने गद्दी पर बैठते ही अमीरों के प्रति बड़ी कठोर नीति अपनाई। अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित करने और जलाल खां के विद्रोह का दमन करने में उसे जो सफलता मिली, उससे उसका सिर फिर गया और उसने एक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक की भांति आचरण करना आरंभ कर दिया। उसने तुर्कों के राजत्व सिद्धांत को लागू करने तथा शक्ति का केंद्रीकरण करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण उसे अपनी जान और गद्दी दोनों ही खो देनी पड़ी। इब्राहिम लोदी ने अफगानों के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। उसने अफगानी परंपरा को त्याग कर अमीरों को दरबार में सीने पर हाथ बांधकर खड़ा रहने के लिए बाध्य किया और उस पर कठोर रस्म रिवाज लागू किए। उसके इस आचरण से अमीर बहुत रुष्ट तथा असंतुष्ट हो गए। इसी समय आजम हुमायूं तथा उसके पुत्र फतेह को इब्राहिम ने जेल में डलवाकर अमीरों को विद्रोह करने के लिए बाध्य किया। इस्लाम खां के विद्रोह का दमन करके इब्राहिम पूर्ण रूप से निरंकुश तथा अहंकारी सुल्तान बन गया। फलस्वरूप बहादुर खां ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके अपने को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां तथा आलम खां ने इब्राहिम को पदच्युत करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का भी अवसान हो गया। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की हार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अफगानों का असंतोष। इब्राहिम लोदी की कठोर व अपमानजनक नीति से अफगान सरदार बहुत असंतुष्ट थे। दौलत खां और आजम खां ने तो बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित भी किया था। अन्य अफगान सरदार भी असंतुष्ट होकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। नंबर 2, इब्राहिम लोदी की अयोग्यता। इब्राहिम एक अनुभवहीन सेनापति था। वो युद्ध भूमि में बिना किसी योजना के आगे बढ़ जाता था और कभी पीछे हट जाता था। इसके विपरीत बाबर एक वीर और अनुभवी सेनापति था। नंबर 3, बाबर का व्यक्तित्व। बाबर का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और प्रभावशाली था। वो अपने सैनिकों को उत्साहित करने में प्रवीण था। नंबर 4, मुगल सेना का शौर्य। मुगल सैनिक अत्यंत वीर, साहसी एवं रणकुशल थे। वह पहले ही अनेक युद्ध लड़कर पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके थे। यही कारण था कि मुगल सेना अफगानों की सेना की तुलना में बहुत कम होते हुए भी विजयी रही। पृष्ठ संख्या 225। नंबर 5, बारूद का प्रयोग। बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। बाबर की तोपों के समक्ष अफगान सेना भेड़ बकरियों के समान तितर बितर हो गई। नंबर 6, तुलगमा व्यूह रचना। बाबर उज्बेक के बहादुर सेनापति शैबानी खां से तुलगमा व्यूह रचना सीखी थी।
ये व्यूह रचना बड़ी आक्रामक और गतिशील थी। इसके अंतर्गत शत्रु सेना पर दो तरफ से सैनिक आक्रमण करते थे और सामने से सेना पर तोपों से प्रहार किया जाता था। इस व्यूह रचना और युद्ध कौशल से इब्राहिम अनभिज्ञ था और यही तथ्य उसकी हार का प्रमुख कारण था। नंबर 7, अफगानों का नैतिक पतन। अफगान सैनिकों का नैतिक पतन भी इब्राहिम की हार के लिए एक सीमा तक उत्तरदायी था। प्रश्न संख्या 3, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए 2004 MH, अथवा तुगलक वंश के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए 2003 KL, अथवा केंद्रीय शासन की दुर्बलता ही दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी, इस कथन की विवेचना कीजिए, अथवा दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक जिम्मेदार थे, इस कथन की विवेचना कीजिए 2011 IJ, अथवा दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों का विवेचन कीजिए 2011 IF, 2006 HQ। उत्तर, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों, नंबर 1 गुलाम दास वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश और नंबर 5 लोधी वंश के शासनकाल का वर्णन किया जाता है। दास वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी में तक, खिलजी वंश ने 290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक, सैयद वंश ने 414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक और लोधी वंश ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना निम्नलिखित है। नंबर 1, विशाल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का विस्तार काफी हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी का आतंक लगभग संपूर्ण भारत में व्याप्त था। मोहम्मद तुगलक के प्रारंभिक काल में उसके साम्राज्य में लगभग संपूर्ण भारत था। इतने बड़े साम्राज्य का कुशलता पूर्वक शासन कार्य चलाना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय आने जाने के साधनों का भी अत्यंत अभाव था। इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद में अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। नंबर 2, निरंकुश शासन। दिल्ली के सुल्तान प्रायः निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। उनका साम्राज्य सैनिक बल पर ही टिका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आतंक उसकी प्रबल सैनिक शक्ति के कारण था। बलबन का रौब उसकी सेना की कार्यकुशलता पर ही निर्भर था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में शासन की गरिमा जाती रही, क्योंकि उसकी दयालुता के कारण उसकी सेना निरंकुश हो गई थी। नंबर 3, उत्तराधिकार के अनिश्चित नियम। सल्तनत काल के शासकों में उत्तराधिकार के नियम निश्चित नहीं थे, अतः सुल्तान की मृत्यु होते ही उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष आरंभ हो जाता था। इससे केंद्रीय सत्ता विघटित हो जाती थी और चारों ओर अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी को अपने बड़े भाई बरबक शाह से युद्ध करना पड़ा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को बड़ी मुश्किल से सल्तनत मिली। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह और इल्तुतमिश में संघर्ष हो गया। नंबर 4, अयोग्य शासक। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक अयोग्य और विलासी थे। आराम शाह, बहराम शाह, कैकूबाद, मुहम्मद तुगलक, मुबारक शाह आदि अयोग्य शासक थे। वे सल्तनत के कार्यों को ठीक रूप से न कर सके। केवल इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और सैनिक बल से दिल्ली सल्तनत की गरिमा को बनाए रखा। पृष्ठ संख्या 226। नंबर 5, धार्मिक कट्टरता। लगभग सभी मुस्लिम शासक संकीर्ण धार्मिक नीति अपनाते रहे। ये सुल्तान हिंदुओं के मंदिरों का नष्ट करना तथा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तुड़वाना अपना पुनीत धार्मिक कर्तव्य समझते थे। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी में धार्मिक कट्टरता बहुत अधिक थी। इनके शासनकाल में हिंदुओं को असीम कष्ट उठाने पड़े। उन पर उलेमाओं का बहुत अधिक प्रभाव था। उलेमा वर्ग शासन कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करता रहता था। दिल्ली के सुल्तानों में केवल अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने उलेमाओं के शासन कार्य में बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करने दिया। नंबर 6, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक की नीतियां। दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक की नीतियां भी उत्तरदायी हैं। मोहम्मद तुगलक ने महत्वाकांक्षी और अव्यावहारिक योजनाएं बनाई। फिरोज तुगलक की दुर्बल नीति से साम्राज्य के दबे लोगों को हानि पहुंची। वो युद्ध करने से घबराता था। वो धार्मिक प्रवृत्ति का कट्टर सुन्नी मुसलमान था। फिरोज तुगलक अमीरों को नियंत्रित न कर सका। उसने कुशल एवं अनुशासित सेना के महत्व को नहीं समझा। वो अपने समय की विकट परिस्थितियों के लिए सर्वथा अयोग्य था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है, फिरोज तुगलक न तो एक योग्य सेनापति ही था और न दृढ़ एवं दूरदर्शी शासक ही। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है, न केवल सुल्तान अपने वंश के पतन का कारण बना, वरन उसने अपने सुधार से राजसत्ता को अत्यंत कमजोर बना दिया। नंबर 7, तुर्कों का चारित्रिक पतन। प्रारंभ में तुर्क बहुत ही उत्साही और युद्ध प्रिय थे, किंतु भारत में सल्तनत स्थापित होने पर वे एकदम निकम्मे और विलास प्रिय हो गए। अतः दिल्ली सल्तनत के शासक विदेशी आक्रमणकारियों का सामना न कर सके।
नंबर 8 विदेशी आक्रमण। सल्तनत काल में मंगोलों, तैमूरलंग और बाबर के आक्रमण हुए थे। केवल इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ही आक्रमणकारियों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने में सफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के लगातार आक्रमणों का वीरतापूर्वक और साहस से सामना किया। उसने मंगोलों को बुरी तरह से परास्त किया कि उनमें अलाउद्दीन के जीवन काल में पुनः आक्रमण करने का साहस भी न रहा। नंबर 9 केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता। केंद्रीय शक्ति के दुर्बल होने के कारण दरबार के अमीर और सरदार षड्यंत्र रचते रहते थे। प्रत्येक प्रभावशाली अमीर और सरदार स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयास करता था। अमीरों के षड्यंत्रों से केंद्रीय सत्ता निर्बल होने लगी। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी के अतिरिक्त अन्य सुल्तान अमीरों को नियंत्रण में न रख सके। निष्कर्ष। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी का कथन है, केंद्रीय शासन की दुर्बलता ही दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण बनी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, इब्राहिम लोदी कौन था अथवा इब्राहिम लोदी के विषय में आप क्या जानते हैं? 2010 LI। उत्तर, सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी में अमीर सरदारों की सहमति से उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इब्राहिम ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कठोर, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन स्थापित किया। वीर और साहसी होने के साथ साथ उसमें अपने पिता जैसी प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वो न तो लोदी साम्राज्य को संतोषजनक स्तर तक पहुंचा पाया और न अपने सामंतों और सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण ही कर पाया था। सन 1526 ईस्वी में दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने बाबर से कड़ा संघर्ष किया, परंतु वो बाबर द्वारा युद्ध में मारा गया। वास्तव में इब्राहिम लोदी क्रोधी, हठी, अनुभवहीन और अदूरदर्शी सुल्तान था। पृष्ठ संख्या 227। प्रश्न संख्या 2, सैयद वंश का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सैयद वंश की स्थापना तुगलक वंश के पतन के बाद 1414 ईस्वी में हुई थी और वो 1451 ईस्वी तक स्थापित रहा। 37 वर्ष के शासनकाल में सैयद वंश में 4 सुल्तानों क्रमशः खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया था। इस वंश के संस्थापक खिज्र खां ने स्वयं को हजरत मोहम्मद का वंशज बताया। वैसे ही सैयद मुसलमान अन्य मुसलमानों की तुलना में श्रेष्ठ माने जाते थे। मुबारक शाह इस वंश का सबसे प्रतिभाशाली सुल्तान था। मोहम्मद शाह कुशल शासक नहीं था। अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह आराम पसंद, विलासी प्रकृति का शासक था। डॉक्टर A.K. निजामी के शब्दों में 37 वर्ष के नगण्य प्रशासन के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 3, सल्तनत कालीन साहित्य का वर्णन कीजिए अथवा सल्तनत काल में संस्कृत साहित्य की प्रगति का परीक्षण कीजिए। 2010 LI। उत्तर, नंबर 1 चाचनामा, नंबर 2 तारीख सिंध, नंबर 3 किताबुल यामिनी, नंबर 4 जैन उल अखबार, नंबर 5 तारीख ए मसूदी, नंबर 6 किताबुल हिंद, नंबर 7 ताजुल मासिर, नंबर 8 तारीख फिरोज शाही, नंबर 9 लैला व मजनू, नंबर 10 शीरी, नंबर 11 फरहाद, नंबर 12 आशिका, नंबर 13 नूह सिपेहर। प्रश्न संख्या 4, मुबारक शाह कौन था? उत्तर, मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था। उसने 1421 ईस्वी में 1434 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसने भी अपने पिता के समान अनेक विद्रोहों का दमन करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन वो अपने समय के प्रबल विद्रोही सरदार जसरत खोखर सेनापति का पूर्णतया दमन नहीं कर पाया था। उसकी मृत्यु के लिए उसका वजीर सरवर उल मुल्क उत्तरदायी था, जिसने धोखे से उसका वध करवा दिया था। मुबारक शाह एक न्यायप्रिय, उदार हृदय और अनेक गुणों से संपन्न शासक था। प्रश्न संख्या 5, मोहम्मद शाह कौन था? उसका शासनकाल कैसा था? उत्तर, मोहम्मद शाह मुबारक शाह का पुत्र और सैयद वंश का तीसरा सुल्तान था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य व दुर्बल शासक था। उसके समय में शासन की वास्तविक सत्ता उसके वजीर सरवर उल मुल्क के हाथों में थी। उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए और चारों ओर अराजकता फैल गई थी। उसने 1445 ईस्वी तक शासन किया था। प्रश्न संख्या 6, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पर एक निबंध लिखिए। 2001 IH। उत्तर, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। सल्तनत कालीन भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वो भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण थी। इसीलिए स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। कुछ विद्वानों ने इसे इंडो सरासैनिक शैली कहा है। फर्ग्यूसन महोदय ने इसे पठान शैली कहा है, किंतु ये वास्तव में भारतीय एवं इस्लामी शैलियों का मिश्रण था। सर जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासविदों ने स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली व हिंदू मुस्लिम शैली कहना उचित समझा। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं निम्न प्रकार थीं। नंबर 1, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी शैलियों के मिश्रण का संकेत मिलता है। नंबर 2, सल्तनत कालीन निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मीनारों में नुकीले मेहराबों, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया है।
नंबर 3, सल्तनत काल में मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर बनी मस्जिदों में एक नए ढंग के पूजा घर का निर्माण किया गया। नंबर 4, सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई। नंबर 5, सल्तनत काल में इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। नंबर 6, सल्तनत काल में इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुम्बद का प्रयोग किया गया। ये कला भारतीयों ने अरबों से सीखी। तुर्क सुल्तानों ने गुम्बद और मेहराब के निर्माण में शिला एवं शहतीर दोनों प्रणालियों का उपयोग किया। पृष्ठ संख्या 228। नंबर 7, सल्तनत काल में इमारतों की साज सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण उन्हें सजाने में अनेक प्रकार के फल, पत्तियां, फूल, ज्यामितीय एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाती थीं। कालांतर में तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुओं को जैसे कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक, घंटियों के नमूने, कलश आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा। अलंकरण की संयुक्त विधि को सल्तनत काल में अरबस्क विधि कहा गया। सल्तनत कालीन वास्तुकला के विकास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, गुलाम तथा खिलजी काल में वास्तुकला। नंबर 2, तुगलक काल में वास्तुकला और नंबर 3, लोदी कला में वास्तुकला। प्रश्न संख्या 7, दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? 2008 IW अथवा दिल्ली सल्तनत के पतन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2010 LL, 2011 II। उत्तर नंबर 1, धार्मिक कट्टरता। लगभग सभी मुस्लिम शासक संकीर्ण धार्मिक नीति अपनाते रहे। ये सुल्तान हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट करना तथा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तुड़वाना अपना पुनीत धार्मिक कर्तव्य समझते थे। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी में धार्मिक कट्टरता बहुत अधिक थी। इनके शासनकाल में हिंदुओं को असीम कष्ट उठाने पड़े। उन पर उलेमाओं का बहुत अधिक प्रभाव था। दिल्ली के सुल्तानों में केवल अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने उलेमाओं को शासन कार्य में बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करने दिया। नंबर 2, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक की नीतियां। दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक की नीतियां भी उत्तरदायी हैं। मोहम्मद तुगलक ने महत्वाकांक्षी और अव्यावहारिक योजनाएं बनाई। फिरोज तुगलक की दुर्बल नीति से साम्राज्य के दबे लोगों को हानि पहुंची। वो युद्ध करने से घबराता था। वो धार्मिक प्रवृत्ति का कट्टर सुन्नी मुसलमान था। फिरोज तुगलक अमीरों को नियंत्रित न कर सका। उसने कुशल एवं अनुशासित सेना के महत्व को नहीं समझा। वो अपने समय की विकट परिस्थितियों के लिए सर्वथा अयोग्य था। नंबर 3, विशाल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का विस्तार काफी हो गया था। इतने बड़े साम्राज्य का कुशलतापूर्वक शासन कार्य चलाना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय आने जाने के साधनों का भी अत्यंत अभाव था। नंबर 4, निरंकुश शासन। दिल्ली के सुल्तान प्रायः निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। उनका साम्राज्य सैनिक बल पर ही टिका हुआ था, जिससे वे जनता के मध्य लोकप्रिय न बन सके। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, सैयद वंश के 2 सुल्तानों के नाम लिखिए। उत्तर रोमन नंबर 1, खिजर खां। रोमन नंबर 2, मुबारक शाह। प्रश्न संख्या 2, लोदी वंश के 2 सुल्तानों के नाम लिखिए। उत्तर रोमन नंबर 1, बहलोल लोदी। रोमन नंबर 2, सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 3, दिल्ली सल्तनत के पतन के कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। 2004 MI। उत्तर रोमन नंबर 1, उत्तराधिकार के नियम का अभाव। रोमन नंबर 2, इस्लामी राज्य तथा केंद्रीय नियंत्रण का अभाव। प्रश्न संख्या 4, लोदी वंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 5, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर खिजर खां। प्रश्न संख्या 6, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? उत्तर इब्राहिम लोदी और बाबर। पृष्ठ संख्या 229। प्रश्न संख्या 8, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर बहलोल लोदी। प्रश्न संख्या 9, आगरा नामक नगर की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1504 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, 1517 क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? विकल्प इस प्रकार हैं। क, सिकंदर लोदी। ख, इब्राहिम लोदी। ग, बहलोल लोदी। घ, दौलत खां लोदी। सही उत्तर है ख, इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 2, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। विकल्प इस प्रकार हैं। क, इब्राहिम लोदी। ख, सिकंदर लोदी। ग, दौलत खां लोदी। घ, बहलोल लोदी। सही उत्तर है ग, दौलत खां लोदी। प्रश्न संख्या 3, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प इस प्रकार हैं। क, बहलोल लोदी। ख, सिकंदर लोदी। ग, इब्राहिम लोदी। घ, दौलत खां लोदी। सही उत्तर है क, बहलोल लोदी। प्रश्न संख्या 4, लोदी वंश का अंत कब हुआ? विकल्प इस प्रकार हैं। क, 1526 ईस्वी। ख, 1626 ईस्वी। ग, 1536 ईस्वी। घ, 1530 ईस्वी। सही उत्तर है क, 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5, इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब आसीन हुआ? विकल्प इस प्रकार हैं।
का 1517 ईस्वी, ख 1526 ईस्वी, ग 1530 ईस्वी, घ 1527 ईस्वी। सही उत्तर है क 1517 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? विकल्प इस प्रकार हैं: क 1414 ईस्वी, ख 1421 ईस्वी, ग 1434 ईस्वी, घ 1451 ईस्वी। सही उत्तर है क 1414 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? विकल्प इस प्रकार हैं: क 1414 ईस्वी, ख 1451 ईस्वी, ग 1489 ईस्वी, घ 1504 ईस्वी। सही उत्तर है ख 1451 ईस्वी। पृष्ठ संख्या 230,